हेलो बेटा, क्या हाल चाल, सब सही? चलो आज आगे पढ़ लेते हैं और ये लेक्चर खत्म कर लेते हैं। इसमें अगला जो टॉपिक आएगा वो लिटरल शिफ्ट बाय प्लेन स्लैब। ये रह गया था, हालांकि पहले का टॉपिक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है ना? देखो कैसे इसको कैसे करते हैं। मान लो तुम ऐसे मान लो कि एक ये रेक्टेंगुलर स्लैब है कुछ इस तरह की। दिस इज द रेक्टेंगुलर स्लैब, ये मान लिया, ठीक है। इसकी थिकनेस मैंने टी मान ली और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू मान लिया। बाहर एयर मान लिया, यहां पे भी एयर हो या कोई और मीडियम भी हो सकता है, उस पर तो बहुत सारे केसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। मान लीजिए कि एक लाइट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। सपोज ये दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, यहां पे नॉर्मल बनाओगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा, उसको डॉटेड आगे बढ़ा दो, जरूरत पड़ेगी इसकी तरह से बढ़ा दिया, ठीक। दिस एंगल ये नॉर्मल है, ये एंगल है इंसिडेंट एंगल आई। अब रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब ये लाइट रे कैसे आ जाएगी, ये एंगल कितना हो जाए, दिस इज आर। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब इस जगह पे फिर से नॉर्मल बनाओ। अगर यहां पे नॉर्मल बनाओगे तो ये नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये एंगल आर है तो ये भी कितना होगा, आर। ओके, अब तुम सोच के देखो, ये वाली जो रे, पहले वाली जो इंसिडेंट रे, वो अगर सीधे चली जाती विदाउट एनी रिफ्रैक्शन तो क्या वो यहां पे जाती? मैं उसको डॉटेड आगे बढ़ा रहा हूं, वो इस पाथ पे मूव करती हुई चलती चली जाती है, ऐसे आती और कैसे आगे बढ़ती चली जाती। समझ आ रहा है कि नहीं है? अब जरा सोच के देख, ये मीडियम कैसा है, डेंसर म्यू। अब एयर में जा रही है, तो जब यहां से लाइट रे, ये वाली लाइट रे बाहर निकलेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये कुछ ऐसे चली जाएगी, थोड़ा दूर चली जाएगी नॉर्मल से। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये जाना कुछ ऐसे चाहिए था बट वो दूर हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये एंगल भी वही हो जाएगा, क्या, आई। यार ये बहुत आसान काम है, इस तरह से लगा दो दोनों जगह, समझ रहे, एयर एयर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब सोच, ये दोनों रे पैरेलल है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वो रे लाइट एयर से इंसिडेंट हुई थी लाइक म्यू में, और फिर म्यू से कहां आ रही, एयर में, तो ये दोनों पैरेलल हुई। ओके, ये जो एंगल था ये वाला, ये आर है। ओके, इस वाली लाइन से, इस जगह से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये डिस्टेंस होती है डी, इसी को बोलते हैं लिटरल शिफ्ट। तो जो हमने लिखा ना, लिटरल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, पैरेलल में जाए तो कितना शिफ्ट हो गई, वो जा कहां रही थी, यहां पे, तो पैरेलल कितना शिफ्ट हो गई, डी। इसी को निकालना है, देखो कितना आसान काम है। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना, देख ये टोटल आई है, तो ये टोटल आई होना चाहिए, उसमें से आर हटा दो तो ये कितना बचेगा, आई माइनस आर। ओके, अब चलो इनको नंबर दे देते हैं कुछ, ए, ये बी मान लेते हैं, सी एंड कैपिटल डी। ओके, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना। तो मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए, बी और सी में, ये बहुत आसान होता है। तुम मुझे बताओ, इसमें तुम cos r इज इक्वल टू लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ आया? तो यहां लिखेंगे cos r इज इक्वल टू बेस, बेस है तुम्हारा ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, टी, ए सी तुम्हें भी कैलकुलेट कर लेना है, और यहां क्या लिखेंगे, cos ऑफ r। तो बताओ ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, टी अपॉन cos r। ये रिजल्ट आ गया, इसको भी यूज करेंगे। दूसरा ध्यान दो जरा, इस ट्रायंगल में देखो ये 90 है ना, तुमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। ये एंगल कितना है, आई माइनस आर। अगर साइन आई माइनस आर लगाओ इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, साइन आई माइनस आर, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो देखते हैं, तो साइन ऑफ आई माइनस आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी अपॉन ए सी। तो बताओ डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी साइन ऑफ आई माइनस आर। इसका मतलब डी इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू ये, तो दिस इज टी
साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रख लेना यार, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला याद रखो तो ज्यादा बेटर। दिस इज लिटरल शिफ्टिंग, ये लिटरल शिफ्टिंग। यहां देखो कहीं पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आ रहा है, इंसिडेंट एंगल आ रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल आ रहा है और थिकनेस ऑफ द स्लैब आ रही है, पक्का। बट इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, है ना। कई बार इसमें भी क्वेश्चंस आए तो वो थोड़ा तुम्हें समझना होगा। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर आई जो है वो स्मॉल है, ये जेई में भी आ चुका है, हालांकि बहुत ही बेकार क्वेश्चन था। आई बहुत स्मॉल है, सो अगर आई स्मॉल है तो आर तो और स्मॉल हो जाएगा, पक्का। और आई माइनस आर भी स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब आई अगर स्मॉल है तो हम डी को लिख सकते हैं टी साइन ऑफ आई माइनस आर जो लिखा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं केवल आई माइनस आर, और यहां लिख सकता हूं 1, क्योंकि इफ आई इज वेरी स्मॉल देन आर इज वेरी स्मॉल। ये करस्पॉन्ड किसको कर रहा है, आर कैसा है, और स्मॉल स्मॉल डी हो गई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर आर स्मॉल हो गया तो यहां से समझना ये दोनों एक चीज को करस्पॉन्ड करते हैं। यहां से साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा अगर ये है, और कॉस आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि अगर आई स्मॉल है तो आर बहुत स्मॉल होगा, तो साइन आई इज इक्वल टू आई। अब देख यहां पे साइन आई माइनस आर था, तो आई माइनस आर भी तो स्मॉल है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये समझ आ रहा है कि नहीं। और नीचे हो गया 1, तो d इज इक्वल टू आ गया t, और यहां आ गया i माइनस आर। क्या है कि नहीं। लेकिन ये चूंकि इंसिडेंट एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए r को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो याद रखना है। तो मुझे बताओ क्या इस जगह तुम इस सा लगा सकते हो? यस लगा सकते हैं। जरा देखो क्या क्या लिखोगे, 1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ r, और i और r तो ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, इसका मतलब यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू म्यू r। इसका मतलब r इज इक्वल टू हो गया i अपॉन म्यू। समझ आया कि नहीं। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां से d कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू t, और यहां आ जाएगा i माइनस आई अपॉन म्यू। तो क्या i हम कॉमन ले लें, यानी कि t i, और यहां ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। दिस इज द आंसर। ये जेई में उसमें ऑप्शंस में एक रिजल्ट था, बहुत आसान है, इसमें कुछ बड़ी चीज है नहीं। तो आप म्यू और एपरेंट डिस्टेंस में याद रखो। कई बार क्वेश्चन में इंसिडेंट एंगल को थीटा कह देंगे, तो ये हो जाएगा टी थीटा ब्रैकेट ओवर 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। बहुत आसान, क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा। ये लिटरल शिफ्टिंग होती है, तो याद रखो। ये फॉर्मूला भी याद रख लो, और ये फॉर्मूला। ये कब लगेगा, जब इंसिडेंट एंगल इज वेरी स्मॉल, और जनरलाइज ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। क्योंकि अगर इंसिडेंट एंगल स्मॉल नहीं होगा तो आप इसको और इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो साइन के साथ ही रहेंगे, वो बाहर निकल के नहीं आ सकते इस तरह से। ओके, क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो ये एक तुम्हारे लिए इसमें हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन सीट में डायरेक्ट आंसर है, तुम देख लेना, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया लिटरल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि भाई अगर हम कैसे कि स्लैब के थ्रू कैसे शिफ्ट करता है पैडल, तो ये हो गया लिटरल शिफ्टिंग। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी चीज और रह गई है, उसमें हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज है वो समझना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन TIR क्या होता है, इसको समझना। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक बाउंड्री है, ठीक है, इधर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से μ1, और इधर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, है ना। और मैंने मान लिया कि यहां पे एक लाइट सोर्स है, सपोज ये लाइट सोर्स है। ओके, इस लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी, सरफेस बाउंड्री पे आएगी और रिफ्रैक्ट करके दूसरे मीडियम में जाएगी। चलो बना के देखते हैं, सिंपल सा लॉजिक। अगर एक लाइट को मैं यहां पे इंसिडेंट कराऊं कि ये लाइट रे यहां से यहां पहुंच रही है, यहां पे नॉर्मल आ जाएगा, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, और ये यहां से यहां जाएगी, तो ये बात पे डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है, ये डेंसर है कि रेयर है। देखो एक छोटी सी बात और समझ लो इसको करने से पहले। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसी भी बाउंड्री पे तभी पॉसिबल हो सकता है
जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी। थोड़ी देर बाद ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना तभी अगर करेगा जब लाइट रे कहां से कहां जा रही होगी, डेंसर से रेयर, तभी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर लाइक डेंसर से रेयर में जाए तो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ऐसा भी नहीं। देखो ये मान लो, मैं ऐसा मान लेता हूं कंडीशन कि यहां पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। ये बात सबको समझ में आ रही है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। अब मुझे बताओ अगर ये इंसिडेंट एंगल है और ये लाइट है तुम्हारी, तो बताओ जब ये यहां जाएगी तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, पक्का। यहां से एक और लाइट निकालते हैं, लेट्स से यहां लेके आते हैं, ये एंगल मान लेते हैं I0। तो मुझे बताओ क्या I0 I से ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो बताओ ये वाली जो लाइट है ये इधर जाएगी तो ये और थोड़ा ऐसे चली जाएगी, पक्का समझ आ रहा है? मान लो मैं और आगे एक लाइट लाता हूं ये, और इस जगह पे मैं एक एंगल को मान लेता हूं थीटा। समझ आ रहा है? अब ये थीटा आया तो अब लाइट रे मैंने सोचा कि अब ये बाउंड्री से चली गई ऐसे, ये नॉर्मल था, ध्यान रखना। तो ये जो एंगल इंसिडेंट एंगल बन रहा है ना, जब लाइट रे कहां चली गई, सरफेस बाउंड्री से, तो इस एंगल को नाम दिया जाता है क्रिटिकल एंगल, थीटा सी। क्रिटिकल एंगल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा सी। तो ये याद रखना, क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है थीटा सी, मतलब वो इंसिडेंट एंगल जिस पे लाइट इंसिडेंट हो तो वो सरफेस बाउंड्री को टच करके चली जाए। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे चलेगी। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना, 90, ये थीटा सी। अच्छा तो मुझे बताओ अगर मैं एक लाइट को और थोड़ा सा आगे इंसिडेंट कराऊं, ये थोड़ा ज्यादा आगे हो गया बट चलेगा, और मैं यहां इंसिडेंट कराऊं, तो इस समय एक एंगल थीटा बन रहा होगा, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी। तो सोच, जब थीटा सी बन रहा था तो लाइट रे सरफेस से जा रही थी, और अब थीटा सी से भी ज्यादा बन रहा है तो लाइट रे उसमें वापस आ जाती है, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट से आगे कहीं पे भी लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो पहले मैंने यहां बनाया थोड़ा सा और ज्यादा, फिर यहां आया तो बाउंड्री से चली गई। अगर तुम कहीं और इंसिडेंट कराते हो इसके बाद कहीं पे भी, तो लाइट रे अगर इसके बाद कहीं पे भी इंसिडेंट होती है तो वो हमेशा उसी मीडियम में वापस आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि पूरी तरह से लाइट जो है ना, मिरर से नहीं, एक स्लैब से रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में वापस आ गई, इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन बोला जा रहा है। पक्का समझ आ रहा है कि नहीं यार? यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि इसके बाद का जितना भी पोर्शन है वो मिरर की तरह काम करेगा, इसके बाद का जितना भी पोर्शन है। ओके, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? पक्का समझ में आ रहा है? हाँ, इधर जाएगा तो इधर भी ऐसे ही होगा, मैं एक तरफ बना रहा हूं। ओके, अब यहां पे जरा कंडीशन लगाते हैं और स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ये मीडियम कौन सा है, μ2। तो मैं इस जगह पे अगर स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो मैं लिखूंगा μ2 साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू μ1, उधर का मीडियम μ1 है, और साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1। तो बताओ साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। ये थीटा सी का कैलकुलेशन हो जाता है। कभी भी तुम्हें अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? और देखो किसी भी सरफेस का क्रिटिकल एंगल हो सकता है, इससे जरूरी नहीं कि किसी मतलब कहीं पे भी किसी भी सरफेस से जा रहा होगा। तो हमेशा याद रखना कि रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम डिवाइड बाय डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन थीटा सी। तो किसी भी सरफेस बाउंड्री का अगर तुम्हें क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो क्या निकाल सकते हो 100% गारंटी से। दोनों तरफ का μ1 μ2 पता हो तो आराम से आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पक्का कोई डाउट तो नहीं। तो ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है, और इसके कैलकुलेशन ऐसे, यानी ये आगे की तरफ कैसा काम करता है, मिरर की तरह काम करता है। एक और चीज देखो, तुमने देखा होगा, मैं इस पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, तुम्हें समझ आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये क्लियर बात है, ओके। अच्छा बताओ, अगर ये मीडियम रेयर होता और ये डेंसर होता तो लाइट रे ऐसे जाने की बजाय ऐसे चली जाती है ना, तो वापस आने के तो कभी चांस ही नहीं हो सकते ना। इसीलिए तो कह रहा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल केवल कब है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से कहां जाए, रेयर मीडियम में। ओके, तो ये तुम्हारा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। हमेशा याद रखना किसी भी सरफेस का हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं,
ओके, और देखो समझ लेंगे थोड़ा सा, और छोटी छोटी कुछ बातें तो मैं और क्लियर हो जाएंगे। देखो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मान लो कि कोई भी, देखो एक और चीज होती है, जैसे तुमने देखा होगा, शायद कभी जरूर देखा होगा, जैसे लोगों के घरों में या कभी मेले में जाओ, गांव वाले मेले में, तो वहां पे ऐसे पॉट होता है और पॉट के अंदर से पतली पतली सी वायर निकल रही होती है। अगर तुम ढंग से देखो तो इस तरह का कुछ होता है, अगर तुमने देखा हो तो ऐसे वायर्स निकल रही होती है, देखा है, इस तरह की वायर्स होती हैं और यहाँ टिप पे लाइट जल रही होती है, ब्लू कलर की या रेड कलर की, ऐसे लाइट जल रही होती है, वो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ ये जो वायर्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये वायर्स होते हैं, एक्चुअली इनमें ही अकर करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब वो वायर इस तरह के होते हैं, जैसे ये वायर तुमने ले लिया ऐसा, ये वायर मैं थोड़ा थिक बना रहा हूं ऐसे, तो इनमें क्या होता है, अगर यहां से लाइट इंटर कर सकती है, जैसे लाइट यहां से इंटर करके ऐसे आएगी, ये जो एंगल है ना, ये एयर के साथ ऐसा एंगल बनाता है, मतलब ये सराउंडिंग में एयर है और इसका कुछ मटेरियल होगा, तो इसके साथ जो थीटा आता है ना, जो हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल एंगल, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बन रहा होता है। कोई भी लाइट इंसिडेंट हो तो वो लाइट हमेशा ऐसे वापस आ जाती है, ये ऐसे, तो इन सरफेस से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन यहां से बाहर निकल जाएगी। सोचो अगर एक लाइट ऐसे आती तो ऐसे जाती, ऐसे जाती और ऐसे बाहर निकल जाती, ये बात समझ आ रही नहीं? तो सोच लाइट यहीं पे निकलती हुई दिखाई देती है, तो यहां से तो लाइट हमें नजर ही नहीं आती। ये है ऑप्टिकल फाइबर, यानी ये ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है कि लाइट इसके अंदर एक एंड से इंटर तो कर जाती है, बट उस सराउंडिंग वाली बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि उसका हमेशा TIR होता रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और वो फाइनली जब दूसरे एंड पे जाती है तो बाहर निकलती है। समझ आया? तो ये रात में अगर इसको जलाया जाता है तो टिप पे रोशनी नजर आती है, क्योंकि वो वायर के सरफेस से लाइट बाहर नहीं निकल पाती है। पक्का? या तो इस एंड से एंटर करेगी, इस एंड पे बाहर निकलेगी। ये ऑप्टिकल फाइबर का केस होता है, हालांकि पूछा नहीं जाता, बट बता दिया मैंने थोड़ा सा। ये ऑप्टिकल फाइबर है, इस तरह से होता है। और देखो एक चीज तुमने और देखी होगी, कभी भी तुमने सुना है कि नहीं सुना है वो तुम्हें पता होगा, कि कभी भी अगर पानी के अंदर कोई मछली है और वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसको जो दुनिया है ना, वो गोल एक सर्कल में नजर आती है, उसके बाहर वो देख नहीं पाती कभी। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, तुम्हें समझ आएगा। कोई भी मछली जब पानी के अंदर होती है, थोड़ा लॉजिकली समझना, और उस सर्कल की रेडियस निकालनी है हम लोग को, ठीक है? देखो कैसे, जो सर्कल बन रहा होता है उसकी रेडियस भी डिफाइन करनी होती है। मतलब मैंने बोला ये वाटर सरफेस है और यहां से कुछ हाइट पे नीचे मछली है, ये उसकी आंख। पक्का? इधर मैंने मान लिया एयर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ वाटर मान लो, हालांकि उसकी वैल्यू में पता है 4/3 होती है, वो बाद में सोचेंगे। तुम सोच के देखो इसको पूरे सर्कल में क्यों नजर आती है, ढंग से समझना प्लीज, अंडरस्टैंड करना। ऐसे समझो यहाँ पानी भरा हुआ, ठीक है, मछली यहाँ कहीं नीचे, अंडरस्टैंड करना, यहाँ, ठीक है। तो सोच, ऐसा सोच कि मछली की आई साइड से एक रे निकल रही है। देखो लाइट रे के साथ क्या होता है, ये रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब जलाऊं और तुम्हें अगर वहां एक रोशनी नजर आ रही है, ठीक है, तुम कहीं वहां खड़े हो, तुम्हें वो रोशनी दिखाई दे रही, तो अगर तुम्हारे वहां पे मैं बल्ब जला दूं तो मुझे यहाँ पे भी रोशनी दिखाई देगी। तो ये रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, ध्यान रखना है। तो अगर मैं बोलूं मछली की आई साइड पे बाहर की दुनिया से लाइट आए, या इसका अपोजिट सोचो कि मछली के आई साइड से लाइट बाहर जाए, ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए इसको उल्टा मान रहे हो और कोई बात नहीं। तो मान लो ये वाटर सरफेस है और यहाँ पे फेस है, और इसके आई साइड से एक लाइट रे निकली, मान लो लाइट रे यहाँ आई और रिफ्लेक्ट करके बाहर चली गई। तुमने थोड़ा और दूर ले गए तो पता इंसिडेंट एंगल बढ़ गया, तो लाइट रे थोड़ा नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और दूर ले गए तो और नॉर्मल से दूर हट जाएगी। एक ऐसी कंडीशन तो पक्का आएगी ना कि जब लाइट रे ऐसे जाए, इंसिडेंट हो और वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो जाए, तो क्या सरफेस बाउंड्री से नहीं चली जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाएगी नहीं, लाइट रे को जैसे जैसे मैं आगे लेता जाता था, तो बताओ थर्ड वाले केस में जहां थीटा सी बना था वहां सरफेस से चली गई थी कि नहीं? तो सिमिलरली ऐसे होगा कि मछली के आई साइड से एक रे निकले और क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो और सीधे निकल जाए। सोच इधर भी तो ऐसे ही हो सकता है। अरे पानी है यार, पूरा है ना, तो ऐसे पूरा पानी भरा हुआ है, और तो ऐसे जब लाइट जाएगी तो सरफेस पे इंसिडेंट होगी और फिर बाउंड्री से चली गई। पक्का? सोचो अगर ये ऐसे हो रहा है, इन दोनों जगह पे इंसिडेंट होकर सरफेस बाउंड्री से जा रही, तो सोच ऐसे घुमा दो उसको, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे लाइट रे निकले, क्रिटिकल एंगल बनाए और चली जाए। देख मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूं कि एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट ये, और सपोज दिस एंगल इज थीटा सी, तो मुझे बताओ ये जो इंसिडेंट लाइट है क्या वो ऐसे चली जाएगी, सरफेस बाउंड्री से होते हुए चली जाएगी? पक्का? और अगर इधर ऐसे जा सकती है तो तुम मुझे बताओ क्या अगर यहां एक लाइट रे इंसिडेंट हो
इस जगह पे, तो बताओ ये एंगल अगर थीटा सी है तो ये भी लाइट तो ऐसे जा सकती है। अब सोचो तुम सामने से ऐसे देख रहे हो तो तुम्हें ये लाइट नजर आ रही है, कोई बंदा अगर इधर से देख रहा होता तो उसको ऐसे लाइट नजर आती। तो मुझे बताओ क्या एक ऐसा सर्कल बन जाएगा? अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? और इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ये निकालना बहुत आसान काम है, मैं तुम्हें 2 मिनट में समझा देता हूं। पक्का समझ में आ रहा है? नीचे पानी भरा हुआ था, ध्यान रखना, ये मछली पानी में थी, ये सब मर जाएगी भाई। समझ आ रहा है ना? वाटर। अब जरा देखो, रेडियस निकालेंगे, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। तो मुझे बताओ इस जगह पे अगर तुम स्नेल्स लॉ लगाते हो तो क्या लिखोगे? म्यू ऑफ वाटर साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बाहर एयर है। तो सोचो यहां से साइन थीटा सी अगर निकालो तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर आ जाएगा, या कोई भी मीडियम आ जाएगा, म्यू लिख सकते हो उसको। क्लियर है ना? बाहर एयर है। मैंने कहा था रेयर अपॉन डेंसर, रेयर कितना? एयर। डेंसर कितना? म्यू ऑफ वाटर, या कोई और मीडियम। ये क्लियर समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब तुम मुझे बात बताओ तुम्हें चाहिए क्या? आर। ये एंगल अगर थीटा सी है तो ये भी थीटा सी होगा, ये भी कितना होगा? थीटा सी। अच्छा, तो अगर मैं टेन थीटा सी डाल दूं, ये डिस्टेंस तुम्हें दी जाएगी कि मछली कितना नीचे है पानी के, उसी हिसाब से बनेगा। मान लो ये डिस्टेंस डी है, तो अगर मैं टेन थीटा सी लगाऊं, टेन थीटा सी इज इक्वल टू, तो आर अपॉन डी, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? डी टेन ऑफ थीटा सी। टेन थीटा सी की वैल्यू मैं वहां से निकाल सकता हूं। देखो ये तुम्हें याद होगा, ऐसे बहुत बार कर चुके होते हैं कि अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल मान लूं, ये याद है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ये, और अगर ये एंगल थीटा सी है तो साइन थीटा सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये म्यू हो गया। म्यू ऑफ वाटर लिखो या म्यू लिखो, तो ये क्या हो गया? इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो यही आएगा ना पाइथागोरस थ्योरम। यार ये सब मत करना है ना। तो बता टेन थीटा सी कितना हो गया? 1 अपॉन दिस। देखो तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? d इंटू टेन थीटा सी 1 अपॉन, यानी ये आ गई, ये रेडियस हो गई। डायमीटर निकालेंगे, वो निकल आएगा। और जो ये एंगल होता है ना, इसको तुम याद कर लो। कई एक बार मतलब देखो नीट में कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, बट वो रख देते हैं और उनके कैलकुलेशन तुम्हें करने नहीं है ना। जब तुम ये कैलकुलेट करते हो ना, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर, और यहाँ वैल्यू 1 अपॉन, इसको तुम रखते हो 4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाता है तो 3/4 आता है, और ये साइन थीटा सी आता है। तो ये जो थीटा सी होता है ना, ये लगभग आता है 49 डिग्री, लगभग। ये याद रखो तो ज्यादा बेटर है। ये कितना आता है? 49 डिग्री। यानी अगर ये 49 डिग्री है और ये 49 डिग्री है तो कितना हो गया? 98 डिग्री। तो एक बार नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर पानी के अंदर एक मछली है, ठीक है, और वो एक सर्कल में देख पा रही है, तो वो जो सर्कल है उसके आई साइड पे टोटल कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा होगा? तो टोटल एंगल सबस्टेंड कितना होगा? ये, और ये कितना हो जाएगा? इसका डबल, यानी 98 डिग्री। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी फिश जब ऊपर की तरफ देखती है तो उसको सारी दुनिया कहां नजर आती है? एक सर्कल में। इसलिए मैं ये बात बोल रहा था। पक्का? अब देखो, मछली के आई साइड से रे जाए, या सोच अगर बाउंड्री से रे आ रही होंगी तब भी, तो अगर वो इस बाउंड्री से आ रही होंगी तो क्रिटिकल एंगल पे अंदर जाएंगी ना, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, इस तरह की भी चीजें आती हैं कि रे बाउंड्री पे अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है, बाउंड्री का मतलब यार ऐसे रे कभी नहीं आ सकती जीवन में, ये बात समझ सकते हो, नहीं तो वो सीधे निकल जाएंगे। आने का मतलब होता है कि अगर ऐसे बाउंड्री है और यहाँ पे रे को आना है तो वो कुछ ऐसे आती है, जस्ट इस तरह से, मतलब उसको टच करते हुए। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये ग्रेजिंग आ रही है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग आना। ग्रेजिंग आना या जाना, यानी सरफेस बाउंड्री से टच करके अगर कोई भी रे जा रही है या आ रही है तो हम ये बोलते हैं कि वो ग्रेजिंग इमरजेंस है, जा रही होगी तो, और अगर आ रही होगी तो ग्रेजिंग इंसिडेंट है। ये बातें याद रखना। ओके, तो ये केस सबको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक देखो, एक आईटी में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया था और अच्छा। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही था, ज्यादा उसमें भी बड़ी चीज नहीं थी, बट तुम समझ लो एक बार। वो अच्छा था थोड़ा सा। देखो उन्होंने 2 स्लैब बनाई, देखो कैसे। एक स्लैब उन्होंने ये बनाई, ओके, और एक स्लैब ये बनाई। पक्का?
इधर को बोला उन्होंने √2, इधर को बोला √3। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया 2, और एक लाइट ने ऐसे इंसिडेंट कराई, ये एंगल उन्होंने बोला थीटा है। ये डायग्राम में उन्होंने दिखाया था, मतलब उन्होंने ये कहा था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है फॉर विच लाइट रे डज नॉट इंटर एनी स्लैब, यानी स्लैब, किसी भी स्लैब में लाइट इंटर ना करे, तो उसके लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस मीडियम और इस मीडियम के बीच का, यानी ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री का तुम्हें क्रिटिकल एंगल निकालना चाहिए। सोचो जरा, तो साइन ऑफ थीटा c इज इक्वल टू √2/2 which is equal to 1/√2, that means theta c is equal to 45 डिग्री। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन था 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन था 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन था 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन था डी सबसे फेवरेट ही रखा करो हमेशा। नन ऑफ दीज ज्यादा मजा आती, कोई ना आ रहा हो तो कम से कम इसका भरोसा तो होना चाहिए इंसान को, है ना? नन ऑफ दीज पक्का। आप देखो, जब इसके लिए निकाल लिया तो फिर इसके लिए भी क्रिटिकल एंगल निकालो। अच्छा, इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या करोगे जरा समझना, बताओ। साइन थीटा c इज इक्वल टू, इसके लिए ये रह रहा है, ये डेंसर है, तो √3/2, इसका मतलब थीटा c इज इक्वल टू 60 डिग्री, ना कोई 60 डिग्री के लिए होता साइन में। अच्छा, अब तुम्हें ये लगा कि यार ये बात तो सही है कि अगर मैं 45 ले लूंगा, या मान लो 45 से थोड़ा ज्यादा ले लो, ठीक है। अच्छा सोच, अगर मैं इसमें ऑप्शन ही ना देता तो ये ज्यादा मजेदार चीज हो जाती, कुछ और दे देता। पहला ऑप्शन 90 डिग्री, 90 डिग्री तो मतलब कोई कहते नहीं, कोई पागल ही लगाएगा आंसर में। समझ आ रहा होगा, 90 नहीं पॉसिबल है, ओके। तो अगर ये नहीं होता मान लो ऑप्शन में, तो 30 पॉसिबल हो सकता था और 60 पॉसिबल हो सकता था। अब तुम जरा मेरी बात समझो, वो तो फिर बात की बात है ऑप्शन में। सोच, अगर लाइट रे 45 डिग्री पे आ गई तो वो ऐसे चली जाएगी, पक्का। तो फिर इस लैब का मतलब ही क्या बना, समझ आ रहा? उसने पहले ही आपसे कह दिया है कि इनसे रिफ्लेक्शन लेते हुए वो बाहर निकलनी चाहिए, यानी इस पे तो आनी चाहिए ना। सोच, अगर मान लो तुम कहो कि 45 से ज्यादा कर लेते हैं सर, 50 डिग्री कर लेते हैं, तो इधर से तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। 50 ले लोगे तो इससे तो ज्यादा होगा ना, तो लाइट रे वापस आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर 50 ये हो गया तो सोच, वो तो क्रिटिकल से कम है, तो लाइट रे इसमें इंटर कर जाएगी। बात समझ में कि इसमें आनी चाहिए और फिर जानी चाहिए, तो कम से कम एंगल कितना होना चाहिए? 60। तो इसका आंसर कितना है? 60 डिग्री मिनिमम। मतलब इक्वलिटी हम लगा नहीं सकते, बट मिनिमम की बात करेगा तो हम इक्वलिटी कहेंगे, क्योंकि अगर तुम इस पे मान लो 60 डिग्री ले लेते हो, तो अगर सोचो, अगर तुम मान लो ऐसे मानो, सोच के देखो, अगर तुम ये स्लैब मान रहे हो, प्लीज इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना, ये अगर तुम ये एंगल 60 डिग्री मानते हो, तो सोच लाइट रे ऐसे आ जाएगी और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो फिर फाइनली वो यहां से जाएगी ना। तो मिनिमम 60 होना चाहिए, मतलब स्लाइटली 60 से ज्यादा। अगर आंसर में 60 दिया तो फिर 60 कंसीडर करना पड़ेगा, पक्का। कोई डाउट तो नहीं कि जेई में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, चीजें इनको कैसे डील करते हैं, ये सब बहुत जरूरी चीजें होती हैं। देखो